हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन एच 2 में। आपने जैव अणु चैप्टर के पिछले 2 पार्ट देख लिए होंगे। आइए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम से। क्या होते हैं एंजाइम्स? किसने इनका नाम दिया? एंजाइम को जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। जैव उत्प्रेरक। सबसे पहले एंजाइम की खोज करी बर्जीलियस ने एमाइलेज एंजाइम की। एंजाइम नाम दिया डब्ल्यू कुहेन नामक वैज्ञानिक ने। डेफिनेशन क्या है एंजाइम की? एंजाइम सरल या संयुग्मित प्रोटीन होते हैं जो मानव में होने वाली विभिन्न कार्बनिक पदार्थों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को या क्रियाओं की दर को स्वयं बिना परिवर्तित हुए या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। यानी ये उत्प्रेरक हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ाने या घटाने का कार्य करते हैं और स्वयं बिना परिवर्तित हुए ये कार्य करते हैं। एंजाइम के गुण। एंजाइम रंगहीन होते हैं, जल और लवण के तनु विलयनों में विलय होते हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं आरएनए के अलावा। यानी आरएनए एक टाइप का एंजाइम आप मान सकते हैं जो प्रोटीन का बना हुआ नहीं होता। कमेंट करके बताएंगे आरएनए किसका बना हुआ होता है। एंजाइम अभिक्रिया में कभी समाप्त नहीं होते और ये अभिक्रिया के बाद उसी प्रकार के अन्य क्रिया आधार के साथ नई अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। यानी एंजाइम कभी एंड होने वाले नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन में स्वयं इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं। ठीक। इनकी बहुत थोड़ी मात्रा से ही बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है रिएक्शन पर। अभिक्रिया की दिशा या साम्य अवस्था पर इनकी उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह शरीर के तापमान और सामान्य पीएच यानी 6 से 8 की रेंज में अधिक सक्रिय होंगे। एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एंजाइम किसे कहते हैं, परिभाषा और गुण। हमने लिख लिए एंजाइम एक ही प्रकार के प्रोटीन है, एक प्रकार के प्रोटीन है। जैव उत्प्रेरक कहते हैं क्योंकि जैव रासायनिक क्रियाओं को की दर को बढ़ाने या घटाने का कार्य करते हैं और रिएक्शन में स्वयं इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि क्या कर देते हैं, रिएक्शन में स्वयं इन्वॉल्व नहीं होते, रिएक्शन की दर को बढ़ाया घटा देते हैं। एंजाइम के प्रकार में पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऐसी जैव रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा होगा उसमें उत्प्रेरक का कार्य करेंगे तो ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा एंजाइम में ट्रांसफेरेज। जब एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ में कोई समूह स्थानांतरित हो रहा होगा, बदला जा रहा होगा, उसे कहेंगे ट्रांसफेरेज। हाइड्रोलेज जल अपघटन की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। लाइएज ये क्रिया आधार से जल अपघटन के अतिरिक्त अन्य क्रियाविधि द्वारा समूह के अपनयन को उत्प्रेरित करते हैं। लाइएज का मतलब है तोड़ने वाला, रिमूव करने वाला। हाइड्रोलेज का मतलब है जल अपघटन कराने वाली अभिक्रिया। ट्रांसफेरेज का मतलब है समूह को यानी ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाली। ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब है ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाओं में प्रयोग होने वाले एंजाइम। आइसोमेरेज ये क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। लाइगेज जोड़ने के लिए ये संघनन द्वारा दो समूहों का संश्लेषण कराते हैं। कोई दिक्कत? एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम काम कैसे करते हैं? देखिए, एंजाइम की क्रियाविधि समझने के लिए कई तरह की परिकल्पनाएं हैं, जिसमें से एक ताला कुंजी परिकल्पना है। ठीक। होता क्या है, कितने पदों में होता है? एंजाइम पहले सबस्ट्रेट यानी जो अभिक्रिया कर रहा है उसके साथ अभिक्रिया करके एक इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ठीक है, ये संकुल बनाएगा। ये संकुल मध्यवर्ती यानी ट्रांजिशन स्टेट में चला जाएगा अभिक्रिया करके, और ये ट्रांजिशन स्टेट वाला एलिमेंट ही प्रोडक्ट बना देगा। जब अभिक्रिया में प्रोडक्ट बन जाएगा तो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट की क्रिया से संकुल बनेगा। फर्स्ट स्टेप, वो संकुल क्या बनाएगा? मध्यवर्ती यानी ट्रांजिशन या इंटरमीडिएट वाला क्या बनाएगा भाई? एंजाइम प्रोडक्ट संकुल, और एंजाइम से प्रोडक्ट अलग निकल जाएगा। इनकी उपयोगिता क्या है? पाचन की क्रिया में बहुत सहायक होते हैं और भी बहुत सारे हैं। रेनिन का उपयोग पनीर के औद्योगिक उत्पादन में होता है। एंजाइमों का उपयोग रोगों की रोकथाम के लिए भी कर सकते हैं। जैव उत्प्रेरक हैं
तो बहुत सारी रिएक्शंस में भी ये यूज़ होंगे। एंजाइम के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? पहली बात, ये कोशिकाओं या ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं में वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि को नियंत्रित एवं समन्वित करते हैं। मेन कार्य इनका नियंत्रण और समन्वयन है। ठीक है, इन्हें हम रासायनिक दूत भी कहते हैं। रासायनिक दूत। रासायनिक दूत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जहाँ बने हैं वहाँ से दूर स्थित कोशिकाओं में ऊतकों की भांति कार्य करते हैं। ठीक, इनके कार्य क्या है भाई? ये हार्मोन जैसे पादप हार्मोन हैं, ये पौधों में पाए जाते हैं। पौधों की वृद्धि, विकास, कली का निर्माण, कोशिका विभाजन, बीजों का अंकुरण, फलों का निर्माण, यानी जितने भी पादपों के कार्य हैं उनमें सहायक होंगे। अंतःस्रावी तंत्र द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा जंतुओं में स्रावित होते हैं और रक्त के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? हार्मोन्स क्या होते हैं? कोशिकाओं या ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं में वृद्धि, विकास, प्रजनन आदि को नियंत्रित और नियमित करते हैं। ठीक है, रासायनिक दूत भी कहते हैं क्योंकि जहाँ से ये स्रावित हुए उससे ज़्यादा दूर जाकर काम करते हैं। एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर है? एंजाइम की तरह हार्मोन भी उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। ठीक, लेकिन ये अल्प मात्रा में प्रयुक्त होते हैं और क्रिया के दौरान प्रयुक्त नहीं होते। हार्मोन्स क्रिया के दौरान प्रयुक्त नहीं होते। ठीक है, ये उन अंगों पर कार्य करते हैं जो इनके उत्पादक अंगों या ग्रंथियों से अलग हैं। यानी हार्मोन्स बनेंगे किसी ग्रंथि में, स्रावित होंगे रुधिर के माध्यम से और पहुंच जाएंगे दूसरे ऊतक में। ठीक, जबकि एंजाइम ऐसा नहीं करते। संरचनात्मक रूप से ये सदैव प्रोटीन नहीं होते। एंजाइम में क्या बोला था? प्रोटीन होते हैं, लेकिन हार्मोन्स हमेशा प्रोटीन नहीं होते। ठीक, उपयोग के पूर्व से ही ये रक्त में स्रावित हो जाते हैं। हार्मोन्स रुधिर में स्रावित होकर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। ठीक है, हार्मोन जो काम करेंगे वो ग्रंथि द्वारा स्रावित होंगे और रुधिर के माध्यम से एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचेंगे। अब हार्मोन्स का वर्गीकरण, या हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं? हार्मोन्स रासायनिक संगठन के आधार पर 3 वर्गों में बांटे गए। पेप्टाइड हार्मोन, सिंपल सी बात, जिसमें पेप्टाइड बंद मिलेगा यानी ये प्रोटीन होंगे। उदाहरण इंसुलिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। एमिनो हार्मोन, इनमें एमीन समूह होगा जो जल में विलय होगा। उदाहरण एड्रिनलिन और थायरोक्सिन। स्टेरॉयड हार्मोन, इनमें स्टेरॉयड नाभिक, स्टेरॉयड नाभिक ये रिंग, इसे ये स्टेरॉयड रिंग है भाई। स्टेरॉयड नाभिक पाया जाता है। इसमें 4 वलय होती हैं। ठीक, जिसमें 3 वलय साइक्लोहेक्सेन और 1 साइक्लोपेंटेन की। ये 3 जो है साइक्लोहेक्सेन है और ये साइक्लोपेंटेन। उदाहरण टेस्टोस्टेरोन, एड्रीनोकॉर्टिकोल, कोलेस्ट्रॉल आदि। ये सब क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन। हार्मोन में आपसे पूछा जाएगा, हार्मोन की परिभाषा पढ़ लिया, कार्य भी पढ़ लिए। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय रुधिर के माध्यम से करते हैं। रुधिर में स्रावित हो जाते हैं पहले, उसके बाद टारगेट ऑर्गन पर जाते हैं। वर्गीकरण में 3 प्रकार के हार्मोन्स हैं। पेप्टाइड हार्मोन, जिनमें पेप्टाइड बंध यानी प्रोटीन के बने हुए। एमिनो हार्मोन, जिनमें एमीन समूह और जल में विलय। स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड न्यूक्लियस होगा, या ये समझ लो स्टेरॉयड की रिंग होगी जिसमें 3 साइक्लोहेक्सेन और 1 साइक्लोपेंटेन है। इनके जैविक कार्य क्या हैं हार्मोन के? हर एक हार्मोन अपना विशिष्ट क्रिया करता है। विशिष्ट क्रिया, कुछ अलग काम करेगा जो अलग अलग ग्रंथि से स्रावित होंगे। ठीक, चलो, जैसे वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से। काम क्या करेगा? अस्थि, कार्टिलेज, पेशी, अंतरंग और संपूर्ण शरीर की वृद्धि को उद्दीपित करेगा, यानी वृद्धि कराने में सहायक है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक पीयूष ग्रंथि से स्रावित होगा और यह शारीरिक प्रतिबल में महत्वपूर्ण है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक फाइट एंड फ्लाइट में यूज होने वाला हार्मोन है। भावात्मक, भावना और शरीर पर जो भी प्रेशर लगेगा, स्ट्रेस आएगा, उसके लिए। थायरोट्रोपिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और सक्रियता को बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय को संकुचित करता है। वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पश्च पिट्यूटरी से स्रावित होता है। वैसोप्रेसिन प्राणी के मूत्र निकास को कम करने और जल को संतुलित करता है।
थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक, आप इसी प्रकार से कुछ ग्रंथियों को पढ़ लेंगे। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स, विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया फंक ने, एमसीक्यू बन सकता है। क्या होते हैं विटामिन? ठीक है, ये जीवित निकायों में मिलने वाले एमीन होते हैं, इसलिए इन्हें विटामिन कहते हैं। डेफिनेशन क्या? वे कार्बनिक यौगिक जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा से अलग हों, स्वास्थ्य व शारीरिक वृद्धि और पाचन क्षमता को बनाए रखने में मदद करते हैं, उन्हें विटामिन कहते हैं। विटामिन बहुत सारे हो सकते हैं। ये कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिन्हें मानव शरीर संश्लेषित करता है। अगर कोई विशिष्ट विटामिन की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी तो हमें कोई विशेष रोग हो जाएगा जिसके लक्षण हमें दिखाई देंगे। विटामिन के संरचना सूत्र जटिल होते हैं, इसलिए इसे नियम पूर्वक रासायनिक नाम भी जटिल होंगे। इनके विटामिन नाम दिए जाते हैं ए, बी, सी, डी, ई और बी कॉम्प्लेक्स। वर्गीकरण क्या है भैया विटामिन का? विटामिन के संरचना सूत्र एक दूसरे से हमेशा अलग होंगे, यानी ये अलग अलग परिवार के होंगे। तो विटामिन का वर्गीकरण हम जल में विलयता या अविलयता के आधार पर करते हैं। एक प्रकार के विटामिन वो होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, यानी जल में विलय, और एक प्रकार के वो होते हैं जो जल में अविलय हैं। तो जल विलय विटामिन वर्ग में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, यानी विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। जल में घुलने के कारण ये शरीर के में एकत्र नहीं हो पाते और मूत्र के साथ इनका उत्सर्जन होता रहता है, यानी हमारे शरीर में विटामिन बी और विटामिन सी इकट्ठा नहीं रह सकता, क्योंकि जल में घुलित होने की वजह से ये मूत्र के माध्यम से शरीर से उत्सर्जित हो जाएंगे। ठीक, नियमित रूप से इनकी मात्रा लेना आवश्यक है। विटामिन बी 12 को हम साइनोकोबालामिन, रासायनिक नाम है इसका, जो यकृत में कई महीनों के लिए इकट्ठा हो सकता है। ठीक, जल में अविलय विटामिन ए डी ई के ये जल में विलय हैं, अविलय हैं। जल में अविलय हैं यानी जल में नहीं घुलते हैं, तो ये वसा में घुलेंगे। ये उत्सर्जित नहीं होते, शरीर में इनका भंडारण हो सकता है। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें ये करना, प्रत्येक विटामिन का रासायनिक नाम और उसके स्रोत, उससे होने वाली बीमारी, ये पढ़ना। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। विटामिन ए मिलता है गाजर, पालक, शकरकंदी, दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी आदि से। कार्य क्या है? वृद्धि, दृष्टि, नेत्र, यानी विटामिन ए संबंधित है आँख से। बीमारी कौन सी होगी? रतौंधी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी 1 को कहते हैं थाइमीन। थाइमीन कहाँ से मिलता है विटामिन बी 1? हरी सब्जी, सोयाबीन, सूखे मटर, सेम आदि से। कार्य क्या है इसका? इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट, भूख में वृद्धि, स्वस्थ तंत्रिका तंत्र और स्वस्थ पेशियां। विटामिन बी 1 की कमी से क्या होगा? बेरी। विटामिन बी 2 का क्या नाम भी है? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन। अनाज, दाल, बादाम आदि इनसे मिलता है। कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, उपापचय, त्वचा की रक्षा करना। और विटामिन बी 2 की कमी से शरीर में स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग, ओष्ठकोरों का फटना, नेत्र कोशिकाओं का उभरना। बी 3 का क्या नाम है? नियासिन। कहाँ से मिलेगा? अंजीर, मशरूम, मूंगफली आदि से। कार्य क्या है? त्वचा की रक्षा। अगर कमी हो जाएगी इसकी तो कौन सी बीमारी होगी? पहला ग्राफ। बी 5 का क्या नाम है? पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। मूंगफली, सोयाबीन, यकृत आदि से मिलती है। ठीक है, इनकी कमी से कौन सी बीमारी होगी? अमाशय और आंत में सूजन या जठर आंत शोथ अवसाद। बी 6, विटामिन बी 6 का क्या नाम है? पायरिडोक्सिन। स्रोत क्या है? साबुत अनाज, दाल, नट, आलू आदि। कार्य हीमोग्लोबिन में हीम नामक संवाहक का संश्लेषण होता है। स्थायी रक्त अल्पता या ऐंठन। अगर विटामिन बी 6 की कमी हो जाएगी तो हाथ पैर में ऐंठन होती है, जो क्या दर्शाता है? रुधिर की कमी को। रुधिर की कमी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, यानी हीम पार्ट कम हो जाएगा। विटामिन बी 12 का नाम है साइनोकोबालामिन। कहाँ से मिलता है? दूध, पनीर, अंडा आदि से मिलता है। ठीक है, ये भी रक्त अल्पता को दर्शाएगा और तंत्रिका तंत्र में भी प्रॉब्लम होगी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट संक्रामक रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी या दंत क्षय।
विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। दूध, मक्खन, पनीर, कोड, लीवर ऑयल आदि से मिलता है। बच्चों में रेकाइटिस और वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया यानी अस्थियों का भुरभुरापन, अस्थियों का हल्का हो जाना, ये रोग होता है। विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल क्या काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ए और विटामिन सी की रक्षा करता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? प्रजनन शक्ति क्षय हो जाएगी या रक्त अल्पता। रक्त अल्पता का मतलब खून की कमी। विटामिन के का क्या नाम है? फ्लोक्विनोन। फ्लोक्विनोन प्राकृतिक स्रोत क्या है? पालक, हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर, आलू, गोभी आदि। कार्य विटामिन के का रक्त का थक्का बनने में सहायता करना। अगर कमी हो जाएगी तो हेमरेज हो सकता है और अनियंत्रित रक्तस्राव हो सकता है। इस टॉपिक से विटामिन से क्वेश्चन आएंगे, रासायनिक नाम और उनसे होने वाली बीमारी से। ठीक है, और हार्मोन्स में डेफिनेशन आएंगी, कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन क्या है, हमने ये कवर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लिक अम्ल। क्या होते हैं न्यूक्लिक अम्ल? देखिए, प्रत्येक कोशिका में आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने के लिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने के लिए क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स न्यूक्लिक अम्ल के रूप में बने हुए होते हैं। इन्हें आनुवंशिक कूट की धारणा भी हम दे सकते हैं, कह सकते हैं कि ये आनुवंशिक कूट हैं। यानी प्रत्येक कोशिका अपने गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजती है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले गुण क्रोमोसोम के रूप में या गुणसूत्र के रूप में इकट्ठे होते हैं और गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? डेफिनेशन क्या है न्यूक्लिक अम्ल की? न्यूक्लियोटाइडों की एक लंबी श्रृंखला, न्यूक्लियोटाइडों की एक लंबी श्रृंखला को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। बनते कैसे हैं न्यूक्लिक अम्ल? सबसे पहले शर्करा का चयन करते हैं। अगर राइबोस शर्करा है तो आरएनए बनेगा यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और अगर डीऑक्सी राइबोस शर्करा है तो डीएनए बनेगा। जब शर्करा में एक कार्बनिक क्षार, प्यूरिन और pyrimidine आगे पढ़ेंगे, उसे जोड़ दिया जाता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। अगर न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, और यदि न्यूक्लियोटाइडों की चेन बना देंगे तो न्यूक्लिक अम्ल बनता है। ठीक, तो न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन समझते हैं। संरचना में सबसे पहले क्या होगा? एक शर्करा का चयन करेंगे। वो शर्करा राइबोस हो सकती है जो 5 कार्बन की शर्करा होती है, या डीऑक्सी राइबोस हो सकती है। अगर राइबोस शर्करा है तो आरएनए, और अगर डीऑक्सी राइबोस शर्करा है तो डीएनए। इसके ऊपर कार्बनिक क्षार को जोड़ा जाता है। कार्बनिक क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन क्षारक और pyrimidine क्षारक। pyrimidine में 3 क्षारक आते हैं, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमीन। प्यूरीन में 2 क्षारक आते हैं, एडेनिन और गुआनिन। संरचना याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्यूरीन क्षारक में एडेनिन और गुआनिन, pyrimidine क्षारक में यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमीन, ये क्षारक पाए जाते हैं। जब ये शर्करा पर, राइबोज शर्करा पर या डीऑक्सी राइबोज शर्करा पर जुड़ जाएंगे तो इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। ठीक, ये शर्करा है, स्ट्रक्चर देख लो एक बार, राइबोज शर्करा, ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड जब बन जाएगा, इस न्यूक्लियोसाइड के ऊपर अगर हम एक फॉस्फेट समूह जोड़ दें, अगर हम एक फॉस्फेट समूह जोड़ दें, शर्करा से फॉस्फेट समूह और क्षारक जोड़ दिए जाएं तो इसे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड। देखो ये शर्करा है, शर्करा पे ये क्षार जोड़ दिया और इधर ये फॉस्फेट जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन कराने पर हमें क्या मिलेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, क्योंकि इन न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना है। तो न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को अगर आप तोड़ेंगे तो फॉस्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड को तोड़ेंगे तो शर्करा और कार्बनिक क्षार मिलते हैं।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की द्विकुंडलीय संरचना या डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना। ठीक है, तो डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलीय संरचना की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने करी। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताया कि डीएनए द्विकुंडलित होगा, जिसका दो अक्ष होंगे, एक 3' से 5' और एक 5' से 3'। ये न्यूक्लियोटाइडों की चेन होगी जो फॉस्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा जुड़ी होगी, फॉस्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा जुड़ी होगी। इसमें प्यूरीन और पिरिमिडीन हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होंगे। प्यूरीन में एडेनिन थाइमीन से जुड़ा होगा और साइटोसिन गुआनिन से। एडेनिन जब थाइमीन से जुड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ा होता है, जबकि साइटोसिन गुआनिन से जुड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। डीएनए के एक्स किरण विवर्तन अध्ययन के आधार पर द्विकुंडलीय संरचना की खोज हुई। वाटसन क्रिक संरचना के अनुसार पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 सर्पिल श्रृंखला या स्ट्रैंड का बना होता है, जो हाइड्रोजन बंध द्वारा समानांतर रूप में कुंडलित रहती है। द्विकुंडली के भीतर दोनों श्रृंखला के क्षार समूह परस्पर हाइड्रोजन बंध, जो मैंने बताया प्यूरिन और पिरिमिडीन हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े हुए शर्करा अणु श्रृंखला का बैकबोन बनाते हैं, रीढ़ की हड्डी बनाने का काम करते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के पिरिमिडीन क्षार दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के प्यूरीन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। दोनों श्रृंखला के क्षार इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि श्रृंखला की एडेनिन और दूसरी श्रृंखला का थाइमीन और गुआनिन साइटोसिन से, जो पहले बता दिया, एडेनिन थाइमीन से जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बंध से और साइटोसिन गुआनिन से जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बंध से। इस प्रकार टी और ए, सी और जी ये जुड़े हुए होते हैं। कुंडली के प्रत्येक फेरे में 34 एंगस्ट्रोम की दूरी होती है और एक फेरे में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कुंडली का व्यास 20 एंगस्ट्रोम होता है। इस हिसाब से एक क्षार युग्म के बीच की दूरी हुई 3.4 एंगस्ट्रोम। और आप ये बना देंगे उसके बाद ये संरचना। ठीक है, बुक में अच्छे से दी गई है, उससे पढ़ लेंगे। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? डीएनए केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्र में पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका द्रव्य में मिलता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा, इसके अंदर राइबोस शर्करा। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन होंगे। मतलब जो क्षार होंगे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल। डीएनए क्या काम करता है? आनुवांशिक गुणों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में काम करता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जबकि आरएनए प्रोटीन बनाने में मदद करता है। आरएनए की संरचना की अगर हम बात करें तो आरएनए में राइबोस शर्करा है, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ चुका है। ठीक है, इसकी एक श्रृंखला भी हो सकती, डीएनए के एक श्रृंखला से 2 आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं संदेशवाहक। वे आरएनए जो प्रोटीन संश्लेषण में टेम्पलेट बनाते हैं, यानी जब प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन बनाने के लिए आधार चाहिए, तो ये आधार बनाएंगे संदेशवाहक। अंतरण डीएनए कौन से होते हैं? ये एमिनो अम्लों, यानी एमिनो अम्लों को लाने का कार्य करते हैं। राइबोसोमल आरएनए से प्रोटीन बनता है, क्योंकि ये पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ने में सहायक होते हैं। इनके कार्य क्या है भैया? प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन। क्या है यह गुण? डीएनए का वह गुण जिसमें वह अपने समान दूसरा डीएनए बनाता है, इसे रेप्लिकेशन, रेप्लिका या कॉपी बनाना या प्रतिकृतित्व कहते हैं, प्रतिकृति बनाना कहते हैं। ठीक है, यह गुण पैतृक गुणों को संतति में स्थानांतरित करता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को भेजने का कार्य करता है। इस प्रकार अलग हुए दोनों स्टैंड, ये पूरी वो दे रखे प्रतिकृति, प्रतिकृति पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रण। डीएनए प्रोटीन के संश्लेषण का नियंत्रण करता है। क्यों? क्योंकि डीएनए के प्रतिकृति से डीएनए की कॉपी बनेगी। अगर डीएनए में अनुलेखन की क्रिया करी जाए, अनुलेखन की क्रिया, ट्रांसक्रिप्शन करें, तो आरएनए हो जाएगा और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो डीएनए से बनेगा क्या? डीएनए से बनेगा डीएनए यानी कॉपी, एक कॉपी से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। ठीक, इस क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य कौन करेगा? न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए। आनुवंशिक कूट क्या होते हैं? जो प्रोटीन संश्लेषण में टेम्पलेट बनेगा उस पर कुछ कोडोन लिखे होंगे, क्रम लिखे होंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं?
आनुवांशिक कोड। डीएनए से बने एमआरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड एक निश्चित क्रम में लिखे रहते हैं। इसे इस तरह के न्यूक्लियोटाइड और एमिनो अम्लों के मध्य संबंध को हम आनुवांशिक कोड कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिक कोड इस तरह से 3 शब्दों के बने हुए होंगे। ठीक, डीएनए का महत्व क्या है? आनुवांशिक के वाहक का कार्य करता है। आनुवांशिक की इकाई है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को आनुवांशिक कोड ज्ञात करने के लिए और मार्शल निरेनबर्ग और रॉबर्ट होली के साथ संयुक्त रूप से मेडिसिनल फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए अंगुली छापन क्या होता है? डीएनए अंगुली छापन या फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने, व्यक्ति की पैतृकता को निर्धारित करने, दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने और जैव विकास को पुनर्लेशन में किया जाता है। देखिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या अंगुली छापी का मीनिंग क्या है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या अंगुली छापी का मीनिंग ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग प्रकार का है। उसमें कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो पिता से मिलती हैं, यानी संपत्ति के अधिकार में या किसी अपराधी की पहचान करने में हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से अपराधी की पहचान हो जाती है। ठीक, और दुर्घटना में अगर कोई मृतक मर चुका है तो उसकी पहचान कर सकते हैं। जैव विकास का विकास करने में या जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं पृथ्वी से उनके प्रमाण ज्ञात करने में भी हम कर सकते हैं। अभी इस टॉपिक से न्यूक्लिक अम्ल से डीएनए और आरएनए में अंतर इम्पोर्टेंट है। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना इम्पोर्टेंट है। हार्मोन्स में हार्मोन किसे कहते हैं, हार्मोन का वर्गीकरण इम्पोर्टेंट है। और विटामिन में उनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाली बीमारियाँ। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे उपसह संयोजी यौगिक।